हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल देवभूमि स्टडी जंक्शन में। तो आज है उत्तराखंड सीरीज का हमारा डे 5, जिसमें हम बीएस नेगी की बुक को कवर कर रहे हैं। तो आज इसमें हम देखेंगे उत्तराखंड इतिहास के बारे में हम इसमें देख रहे हैं। तो आज हम इसमें उत्तराखंड का कुमाऊं क्षेत्र के इतिहास के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। साथ ही अगर इससे पहले कि आपने हमारी 4 वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उन्हें देख सकते हैं, और साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल देवभूमि स्टडी जंक्शन को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर डेली क्विजेस कराई जाएंगी। साथ ही आपको वहाँ पे पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज हम पढ़ेंगे उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र के बारे में। कुमाऊं क्षेत्र का प्राचीन नाम, या इसे हम प्राचीन नाम भी कह सकते हैं, प्राचीन नाम मानसखंड व कुर्मांचल था। इसको मानसखंड कहा गया है स्कंद पुराण में। स्कंद पुराण में जो है उसमें 5 खंडों का उल्लेख किया गया है: केदार खंड, मानस खंड, कश्मीर, जालंधर और नेपाल। तो उसी में से जो मानस खंड है, उस कुमाऊं क्षेत्र के लिए जो नाम प्रयुक्त किया गया है वो मानस खंड है। अगर यही हम गढ़वाल क्षेत्र की बात करेंगे तो गढ़वाल क्षेत्र के लिए जो नाम प्रयुक्त किया गया है वो है केदार खंड। पौराणिक कथाओं के अनुसार चंपावत के कांतेश्वर पर्वत पर भगवान विष्णु का कुर्मा या कच्छाप अवतार हुआ था, और कांतेश्वर पर्वत के नाम पर ही उत्तराखंड के इस क्षेत्र को कुर्मांचल कहा गया। तो यहाँ पे जो इसका कुर्मांचल नाम आया वो मेनली माना जाता है कि जो चंपावत में कांतेश्वर पर्वत है, उसमें भगवान विष्णु का कुर्मा अवतार, उसी के बेस पे यहाँ पे कुर्मांचल कहा गया। तो हमें यहाँ पे ध्यान रखने योग्य बात है कि जो कांतेश्वर पर्वत है वो कहाँ है, ये पूछा जा सकता है। तो वो हमारे चंपावत डिस्ट्रिक्ट में है। कुर्मांचल संस्कृत नाम आगे अ, आगे चलकर प्राकृत में कुर्मो और हिंदी में कुमाऊं हुआ। कुर्मांचल का सर्वप्रथम अभिलेखीय उल्लेख कल्याण चंद्र के चंपावत स्थित नागनाथ मंदिर शिलालेख में मिलता है। तो हमें कुर्मांचल के बारे में सबसे पहले जो जानकारी मिलती है, कल्याण चंद्र का एक शिलालेख मिला है जो चंपावत के नागनाथ मंदिर से हमें मिला है। तो वहां से हमें सबसे पहले इसके बारे में जानकारी मिलती है। कुमाऊं शब्द का प्रथम प्रयोग विक्रमचंद्र द्वारा देश्वर देव ताम्र पत्र में किया गया है। तो जो देश्वर देव का जो ताम्र पत्र है, उसमें विक्रमचंद्र द्वारा सबसे पहले कुमाऊं शब्द का प्रयोग किया गया है। और साथ ही इसमें हाथी का चित्र मिलता है, जिसमें बालेश्वर मंदिर भूमिदान का उल्लेख भी किया गया है। स्कंद पुराण के मानस खंड का प्रारंभ राजा जन्मेजय तथा सूत पौराणिक के बीच संवाद से होता है। ब्रह्म व वायु पुराण के अनुसार कुमाऊं क्षेत्र में किरात, गंधर्व, किन्नर, यक्ष, नाग अपनाने की बात कही गई है। विद्याधर जातियां भी यहाँ निवास करती थी। तो अल्मोड़ा का जो जाखन देवी मंदिर है, इस क्षेत्र में यक्षों के निवास की पुष्टि करता है। तो जो जाखन देवी मंदिर है वो कहाँ स्थित है, तो वो अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। चंद्र शासक रुद्रचंद्र के नाटक उषा रागोदय में कुर्मागिरी शब्द का उल्लेख हुआ है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो उषा रागोदय नाटक है वो किसका है, तो वो है रुद्रचंद्र का है, जो चंद वंश के शासक थे। कालसी लेक देहरादून जिले में यमुना और टोंस नदी के संगम पर स्थित है। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कालसी अभिलेख है, अभी हम इसके बारे में और भी देखेंगे। तो जो कालसी अभिलेख है, इसकी खोज 1860 में जॉन फॉरेस्ट ने की थी, और ये देहरादून डिस्ट्रिक्ट में है, और ये यमुना और टोंस नदी के संगम पर है। तो कालसी से हमारे 3 फैक्ट बन चुके हैं। एक तो कालसी जो अभिलेख है वो देहरादून में मिला, दूसरा ये टोंस और यमुना के संगम पर है, तीसरा इसकी खोज जॉन फॉरेस्ट ने 1860 में की। कुमाऊं क्षेत्र में बिनाग या बेरी नाग, काली नाग, पिंगल नाग, वासुकी नाग आदि मंदिर नाग जाति के निवास की पुष्टि करते हैं। नाग मंदिरों में सबसे प्रसिद्ध बिनाग या बेरीनाग मंदिर है, जो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो उत्तराखंड में अलग अलग जनपदों में कई स्थान पर नाग मंदिर है, और इनमें जो सबसे प्रसिद्ध मंदिर है वो बेरीनाग का नाग मंदिर है, जो कि पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। मानस खंड के अनुसार जागेश्वर धाम में भगवान शिव ने तपस्या की और कार्तिकेय का जन्म यहीं पर हुआ था। महाभारत के वन पर्व अनुसार ऋषि धौम्य सम्राट युधिष्ठिर को भारत के तीर्थ स्थलों के बारे में भी बताते हैं। पुरुषोत्तम सिंह बोध गया अभिलेख में कुमाऊं के लिए कमादेश कहा गया है। तो कुमाऊं के लिए एक नया शब्द यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो कुमाऊं के लिए कमादेश शब्द का प्रयोग भी किया गया है। सिरमौर के शासक करम प्रकाश ने लगभग 1621 में अपनी राजधानी बनाई थी कमादेश को। रामायण काल में कुमाऊं क्षेत्र को उत्तर कौशल भी
कहा जाता था। तो जो रामायण काल था, तो उस समय में जो कुमाऊं क्षेत्र था उसे उत्तर कौशल भी कहा जाता है। कई बार ये पूछा जाता है कि राम क्षेत्र के रूप में किस जनपद को जाना जाता है, तो वो अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। उत्तराखंड में प्रमुख लेक जो मिले हैं कई स्थानों से, उसके बारे में हम इसमें देखेंगे और इनसे कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कालसी, लाखामंडल, सिरोली व माणा में शिलालेख मिले हैं। तो जैसे अभी बताया, कालसी देहरादून में पड़ता है, लाखामंडल भी देहरादून में पड़ता है, माणा हमारा चमोली में पड़ता है। तो इन कालसी, लाखामंडल, सिरोली और माणा से भी हमें शिलालेख मिले हैं। जौनसार बाबर स्थित लाखामंडल से राजकुमारी ईश्वरा का लेख मिला। इसके अनुसार यमुना उपत्यका में यदुओं का शासन था। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है कि राजकुमारी ईश्वरा का अभिलेख कहाँ से मिला है, तो वो लाखामंडल देहरादून से मिला है। देवप्रयाग व कल्पनाथ में गुफाओं के अंदर दीवारों पर लेख मिले हैं। साथ ही नैनीताल व बाड़ावाला में ईंट पर उत्कीर्ण लेख मिले हैं और गोपेश्वर व बाराहाट से त्रिशूल लेख मिले हैं। तो ये जो गोपेश्वर त्रिशूल लेख है, ये हमें अशोक चल जो नेपाल के शासक था अशोक चल, उसके बारे में जानकारी देते हैं, जिसने 1191 में कुमाऊं पर आक्रमण किया था। तो गोपेश्वर त्रिशूल लेख और बाड़ाहाट त्रिशूल लेख से हमें अशोक चल्ल के आक्रमण की जानकारी मिलती है। अगर क्वेश्चन आता है कि हमें अशोक चल्ल के आक्रमण की जानकारी किन लेखों से मिलती है, तो वो मिलती है गोपेश्वर और बाड़ाहाट त्रिशूल लेख से मिलती है। गोपेश्वर के रुद्रशिव मंदिर में 6वीं सदी के गणपति नागों, 12वीं सदी के अशोक चल्ल के त्रिशूल लेख मिले हैं। बाड़ाहाट त्रिशूल लेख में शंख लिपि का प्रयोग हुआ है। तो जो बाड़ाहाट त्रिशूल लेख मिला है, जिससे हमें अशोक चल्ल के आक्रमण की जानकारी मिलती है, उसमें जो लिपि प्रयोग हुई है शंख लिपि है। देवलगढ़ तथा कोलसारी से मूर्ति पिटिका लेख मिले हैं। और जो कुषाणकालीन मुद्राएं हैं, वो मुनि की रेती तथा सुमाड़ी से प्राप्त हुई हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि जो कुषाणकालीन मुद्राएं हैं वो कहाँ कहाँ से प्राप्त हुई हैं, तो ये मिली है हमें मुनि की रेती तथा सुमाड़ी से। कार्तिकेयपुर राजाओं के ताम्रपत्र एवं शिलालेख पांडुकेश्वर से 4, कंडारा से 1, बैजनाथ, बागेश्वर एवं बालेश्वर मंदिर चंपाव से भी प्राप्त हुए हैं। तो जो ये कंडारा ताम्रपत्र है, इसका संबंध मेनली ललित सूरदेव से है, जो कि एक कत्यूरी शासक थे। अल्मोड़ा सिक्के कुनिंद शासकों से संबंधित है, जिसमें शिवदत्त, शिवपालित, हरिदत्त और गोमित्र के नाम उल्लिखित हैं, जिसकी खोज 1975 में हुई। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जो कुनिंद शासकों के सिक्के हैं, अल्मोड़ा सिक्के, उनसे उनमें किन किन शासकों के नाम उल्लिखित हैं, और हमें ऑप्शन दे दिए जाते हैं जिससे हमें पहचान करनी होती है। तो इसमें एक है शिवदत्त, दूसरे हैं शिवपालित, और तीसरे हैं इसमें हरिदत्त, और चौथा है गोमित्र। तो हमें ये 4 नाम याद रखने हैं, शिवदत्त, शिवपालित, हरिदत्त और गोमित्र। तीसरी सदी का मुद्रा लेख मोरध्वज से प्राप्त हुआ है। तो ये मोरध्वज किस स्थान पर पड़ता है, तो मोरध्वज पड़ता है हमारे कोटद्वार में। कुमाऊं से प्राप्त सेनापानी स्तूप के भग्नावशेष को इतिहासकार शुंगकालीन मानते हैं। उत्तरकाशी के यमुना घाटी में स्थित देवल गांव में भैसामुखी चतुर्भुज मानव प्रतिमा मिली, जिसे इतिहासकारों ने सैंधवकालीन बताया। अगर ये पूछा जाता है तो किस स्थान से भैसामुखी चतुर्भुज मानव प्रतिमा मिली है, तो वो मिली है उत्तरकाशी के यमुना घाटी में स्थित देवल गांव से। तो जनपद हो गया उत्तरकाशी और गांव पूछा जाता है तो देवल गांव। कालसी शिलालेख की खोज, जैसे मैं अभी ऊपर पहले बता चुकी हूँ, तो इसकी खोज मिस्टर जॉन फॉरेस्ट ने 1860 में की, जिसका निर्माण मौर्य शासक अशोक ने 257 ईस्वी पूर्व में किया। कालसी शिलालेख को स्थानीय भाषा में चित्रशिला कहते हैं। तो इसे स्थानीय भाषा में चित्रशिला कहा गया है। इस शिलालेख में कालसी का प्राचीन नाम सुरनगर और कलकूट था, जो कुनिंदों की राजधानी भी थी। तो कलकूट नहीं, कालकूट है, इसे कालकूट था, और जो कुनिंदों की राजधानी भी रही थी। कालसी अभिलेख से पता चलता है उत्तराखंड का क्षेत्र उस समय मौर्यों के अधीन रहा होगा। सिंहली बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार अशोक काल में तृतीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष मंगोली पुत्र तिस्य ने हिमवंत क्षेत्र में धर्म विजय के लिए मज्झिझिम उसके 4 साथियों को भेजा था। कालसी शिलालेख में 5 यूनानी राजाओं के नाम भी मिलते हैं। अगर क्वेश्चन आता है तो किस शिलालेख में 5 यूनानी राजाओं के नाम मिलते हैं, तो वो मिलते हैं हमें किसमें, वो मिलते हैं हमें कालसी शिलालेख में। सिरमौर इतिहास के अनुसार कालसी सिरमौर साम्राज्य की राजधानी रही। तो जो सिरमौर इतिहास के अनुसार ही माना गया है कि जो कालसी थी वो सिरमौर साम्राज्य की राजधानी थी। तो अगर कभी पूछा जाता है तो सिरमौर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, तो वो कालसी थी।
कालसी शिलालेख प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में रचित है, जबकि पाली उस समय जनसाधारण की भाषा थी। तो अगर कालसी शिलालेख की भाषा पूछी जाती है तो वो थी प्राकृत भाषा ब्राह्मी लिपि। तो कालसी शिलालेख अशोक ने 257 ईसा पूर्व में तो कालसी शिलालेख का संबंध अशोक से है। 257 ईस्वी पूर्व में शिलालेख बना और ये देहरादून डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। साथ ही इसकी जो खोज है वो 1860 में मिस्टर जॉन फॉरेस्ट ने की और ये यमुना और टोन्स के संगम पर है। और इसकी जो भाषा है वो प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में है। कालसी लेख में अशोक ने घोषणा की कि मैंने हर राज्य के हर स्थान पर मनुष्य एवं पशुओं की चिकित्सा व्यवस्था की है और लोगों से हिंसा त्यागने की उन्होंने इसमें बात की है। कालसी अभिलेख में यहाँ के निवासियों के लिए पुलिंद और इस क्षेत्र के लिए अपरांत शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। ये पूछा भी गया है कि कालसी शिलालेख में यहाँ के निवासियों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है और इस क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ के निवासियों के लिए जो शब्द प्रयोग किया है वो है पुलिंद और इस क्षेत्र के लिए जो शब्द प्रयोग किया गया है वो है अपरांत। और ये हम पहले भी देख चुके हैं। जो कालसी का प्राचीन नाम है वो सूदनगर और कालकूट था, जो कुनिंदों की राजधानी भी रही थी। कालसी अभिलेख से पता चलता है कि उस समय उत्तराखंड का क्षेत्र मौर्यों के अधीन रहा होगा। तो उस समय कालसी क्योंकि जो अशोक कालसी अभिलेख है उसका संबंध है अशोक से है और अशोक एक मौर्य सम्राट थे। तो ये सीधे से ही क्लियर हो जाता है कि जो कालसी अभिलेख का जो संबंध है वो मौर्यों से भी ये संबंधित था। सिंगली बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार अशोक काल में तृतीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष मंगोली पुत्र पिस्य ने हिमवंत क्षेत्र धर्म विजय के लिए अपने 4 साथियों को इस क्षेत्र पर विजय प्राप्त करने के लिए भेजा था। कालसी शिलालेख में 5 यूनानी राजाओं का नाम मिलता है। आई थिंक ये रिपीट हो रखे हैं फैक्ट, तो ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। और सिरमौर साम्राज्य की राजधानी भी कालसी रही होगी, ये माना गया है। तो ये हम चीजें पहले ही देख चुके हैं। अब हम दिखाएंगे उत्तराखंड में शासन करने वाली प्रथम ऐतिहासिक शक्ति कुनिंद वंश के बारे में। कुनिंद शासनकाल के बारे में पढ़ेंगे। तो जो कुनिंद थे ये तो उत्तराखंड में शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति थी। अगर क्वेश्चन आता है कि उत्तराखंड में शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कौन थी, वो थे कुनिंद। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है उत्तराखंड में शासन करने वाली प्रथम ऐतिहासिक शक्ति कौन थी, तो वो थे कार्तिकेयपुर वंश। तो ये दोनों क्वेश्चन ध्यान रखने वाले हैं कि जो प्रथम राजनीतिक शक्ति थी वो कुनिंद थे और जो प्रथम ऐतिहासिक शक्ति थी वो कार्तिकेयपुर थे। कार्तिकेयपुर वंश था जिनके शासन की जानकारी। और ये जो कुनिंद थे इनकी शासन की जानकारी के जो स्रोत थे इनकी मुद्राएं थे, क्योंकि कुनिंद मुद्राएं उस समय काफी प्रचलित थी और इनके बारे में जो जानकारी मिलती है वो इनके मुद्राओं से ही मिलती है। और जो काशी लेख के अनुसार प्रारंभ में जो कुनिंद थे वो मौर्यों के अधीन थे। तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ था कि कुनिंद किसके अधीन थे, शकों के अधीन थे या खसों के अधीन थे, मौर्यों के अधीन थे। तो जो कुनिंद थे वो मौर्यों के अधीन थे। यशवंत और इस बात की पुष्टि किससे होती है, काशी लेख से होती है। यशवंत कटौच के अनुसार कुनिंदों ने उत्तराखंड में लगभग 200 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी तक शासन किया और कुनिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक अमुभूति था। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि कुनिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था, तो वो था अमोघभूति। अमोघभूति की रजत व ताम्र मुद्राएं पश्चिम में व्यास से लेकर अलकनंदा तक, दक्षिण में सुनेत से बेहद तक प्राप्त हुई हैं। दक्षिण में सुनेत जो लुधियाना व बेहद जो सहारनपुर में पड़ते हैं अमोघभूति की मुद्राओं से प्राप्त हुए हैं। और अमोघभूति की मुद्राओं में प्राकृत भाषा में राग कुनिंदस अमोघभूति महारज अंकित है। तो जो कुनिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था वो अमोघभूति था। उसकी जो मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, रजत व ताम्र मुद्राएं प्राप्त हुई हैं और उसमें जो भाषा का प्रयोग हुआ है वो प्राकृत भाषा का प्रयोग हुआ है। और महाभारत में कुनिंदों के लिए एक शब्द प्रयोग किया गया है जो है द्विज। और कुनिंद नरेशों को द्विजश्रेष्ठ कहा गया है। तो अगर आता है कि द्विज या द्विजश्रेष्ठ के रूप में कौन जाने जाते थे, कुनिंद नरेश जो थे वो द्विजश्रेष्ठ के रूप में जाने जाते थे। कुनिंदों की पहली राजधानी कालकूट थी और जबकि दूसरी राजधानी उनकी बाद में इन्होंने इनकी कुनिंदों की जो दूसरी राजधानी थी वो कुनिंद शासकों की दूसरी राजधानी मैं याद नहीं आ रहा है मुझे। तो आप लोग इसमें कमेंट करना कि जो कुनिंदों की जो दूसरी राजधानी थी वो कहाँ थी। नहीं तो मैं आपको इसमें कमेंट करके बता दूंगी जो कुनिंद शासक थे उनकी दूसरी राजधानी कहाँ थी। अगर अभी मुझे याद है तो मैं आपको इसमें ऐड कर दूंगी। महाभारत व अष्टाध्यायी में कुनिंदों की जानकारी मिलती है और वन पर्व में जो है सुबाहु का उल्लेख मिलता है। और ये जो सुबाहु थे, सुबाहु की राजधानी विराटगढ़ी श्रीनगर में थी। तो अब हम इसमें देखेंगे आगे
विदेशी लेखक टॉलमी ने भी कुनिंद शासन का वर्णन किया है। कुनिंद मुद्राएं टिहरी गढ़वाल के थत्यूर या अठूर, उत्तरकाशी के देवढुंगा पुरोला, श्रीनगर की सुमाड़ी, पौड़ी गढ़वाल के भेड़गांव तथा कुमाऊं के कतियूर घाटी से प्राप्त हुई है। कुनिंदों के बारे में 5 अभिलेख में से 4 भरूच व 1 मथुरा से प्राप्त हुए हैं। तो जो कुनिंदों के जो अभिलेख मिले हैं वो 5 अभिलेख मिले हैं, और ये पांचों अभिलेख जो थे, ये पांचों अभिलेख एक ही स्थान से नहीं मिले, बल्कि वो अलग अलग स्थानों से मिले थे। कुनिंदों के समकालीन वंशी यौधेय व औदुंबर गणराज्य थे। अब जो कुनिंदों की जानकारी के जो मेन स्रोत है वो उनकी मुद्राएं ही हैं। तो अब हम बात करेंगे कुनिंदों के मुद्राओं के बारे में। तो यहाँ पे अभी जो एक फैक्ट मिस हो रहा था, तो कि कुनिंदों की जो पहली राजधानी थी वो तो थी कालकूट में। जैसे अभी हमने बात की, जो कुनिंद थे उनकी पहली राजधानी थी कालकूट में, और लेकिन जो उनकी दूसरी राजधानी थी वो आप सभी लोग नोट डाउन कर लेना, उनकी दूसरी राजधानी थी शत्रुघ्न नगर। तो उनकी दूसरी राजधानी कहाँ थी? शत्रुघ्न नगर में थी, जो कि हमें याद रखने का है कि उनकी दूसरी राजधानी थी शत्रुघ्न नगर में। और जो कुनिंद लोग थे वो शैव धर्म को मानते थे। अब हम बात करेंगे कुनिंद की मुद्राओं के बारे में। तो कुनिंदों की जानकारी उनकी 3 प्रकार की मुद्राओं से मिलती है। अब ये 3 प्रकार की मुद्राएं क्या थी? एक तो थी अमोघभूति प्रकार की, जिसमें हमने अभी रजत और ताम्र की मुद्राएं थी इनकी, और जिसमें भाषा थी प्राकृत भाषा। दूसरी थी अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं, और तीसरी थी चित्रेश्वर है, छत्रेश्वर हो रखा है, तो इसमें थी चित्रेश्वर। और इसी चित्रेश्वर मुद्राओं को चित्रेश्वर या छत्रेश्वर या स्थानीय शिव प्रकार की मुद्राएं कहा जाता था। इसके अलग अलग नाम है। अगर ये इनमें से किसी नाम से आता है तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसे ही चित्रेश्वर या फिर छत्रेश्वर या स्थानीय शिव प्रकार की मुद्राएं कहा जाता था। तो अमोघभूति प्रकार की जो मुद्राएं थी रजत और तांबे की बनी थी, जिसे अभी पहले ही देख चुके हैं। इसमें ब्राह्मी लिपि और ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं, और जो उसकी भाषा है वो प्राकृत भाषा है। लिपि ब्राह्मी और खरोष्टी है, और जो भाषा है प्राकृत भाषा है। अमोघभूति की मुद्राओं में देवी तथा मृग का अंकन किया गया है। तो इसमें जो अंकन है वो देवी और मृग का अंकन है। तो जो और इसी में एक तो थी इसमें अमोघभूति प्रकार की, दूसरी थी अल्मोड़ा प्रकार की। तो जो अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं थी उसमें उन मुद्राओं में जो है 4 कुनिंद शासकों के नाम उल्लेखित हैं। तो ये भी हमें याद रखना है। जैसे अभी हमने वहाँ आगे देखा था, जो अल्मोड़ा से हमें जो कुनिंदों की मूर्तियां मिली थी उसमें जो नाम थे वो भी हमने देखे थे, और ये नाम भी हम देखते हैं उस समय भी हमने देखे थे, शिवदत्त, हरिदत्त और शिवपालित। और वहाँ हमने एक गोमित्र देखा था, और यहाँ पे एक मगवत। तो हमें एक नया ऐड हो गया, तो टोटल 5 हो गए। मेनली ये बहुत कम पूछा गया है क्योंकि इसका ज्यादा उल्लेख नहीं मिलता है। तो इसमें जो पूछे जाते हैं वो है शिवदत्त, हरिदत्त, शिवपालित और गोमित्र। अल्मोड़ा से प्राप्त 4 मुद्राएं ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में संरक्षित है। तो अल्मोड़ा से तो अल्मोड़ा से जो ये 4 मुद्राएं मिली हैं, शिवदत्त, शिवपालित, हरिदत्त, शिवदत्त और भगवत की, ये अभी वर्तमान समय में ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में है। अल्मोड़ा प्रकार की कतीरी घाटी से मिली 54 मुद्राओं में एक शिवदत्त की, एक आसिक की और शेष मुद्राएं गोमित्र की हैं। ब्रिटिश संग्रहालय में शिवरक्षित राजा की एक ताम्र मुद्रा जो डॉक्टर महेश्वर जोशी को प्राप्त हुई थी। अल्मोड़ा सिक्कों से संभवतः 8 कुनिंद नरसों के नाम का उल्लेख मिलता है। कुनिंदों के अधिष्ठाता देव छत्रेश्वर को भगवान शिव के रूप में पूजा जाता है। मोर्फोलॉजी ऑफ कुनिंदा कॉइन्स नामक पुस्तक लिखी है एमपी जोशी ने। अगर ये कोई क्वेश्चन कभी आता है कि मोर्फोलॉजी ऑफ कुनिंदा कॉइन्स बुक किसकी है, तो ये है एमपी जोशी की। अमोघभूति के बाद मैदानी क्षेत्रों में शकों का अधिकार हो गया। तो जो अमोघभूति था इसके बाद जो मैदानी क्षेत्र था वहाँ पे शकों ने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था, और जो इस तरह से जो कुनिंद शक्ति थी वो धीरे धीरे कमजोर हो गई थी। शकों की पुष्टि कटारमल का सूर्य मंदिर व कुमाऊं में प्रचलित शक संवत से होता है और इस शक संवत का प्रचलन भी अ, शक संवत का प्रचलन कुषाण शासक कनिष्क ने किया था। अगर पूछा जाता है कि जो ये हिस्ट्री का क्वेश्चन हो गया हमारा इंडियन हिस्ट्री का, कि जो शक संवत है इसका प्रचलन किसने किया, तो इसका प्रचलन कुषाण शासक कनिष्क ने किया 78 ईस्वी में। और ये कटारमल सूर्य मंदिर है, इससे शकों के निवास की पुष्टि होती है, और ये अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। अब हम बात करेंगे उत्तराखंड में कुषाण शासन की, जिन्होंने शक संवत का प्रचलन किया। कुषाणकालीन मुद्राएं वीरभद्र जो ऋषिकेश में पड़ता है, मोरध्वज, कोटद्वार एंड
गोविशाण काशीपुर से प्राप्त हुई है। गोविशाण सिक्कों की खोज 1960 में केपी नौटियाल ने की। वीरभद्र, ऋषिकेश, मोरध्वज, कोटद्वार, गोविशाण, काशीपुर पढ़ते हैं, ये मैं पहले ही बता दिया है। कुषाणों में सबसे शक्तिशाली शासक कनिष्क था, जिसने ही शक संवत का प्रचलन किया, जिसने तराई क्षेत्र पर अधिकार किया, जिसकी राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी। तो अगर पूछा जाता है तो ये कुषाण शासकों की राजधानी कहाँ थी, तो वो पुरुषपुर या पेशावर थी, और इन्होंने आगे चलकर अपनी दूसरी राजधानी मथुरा भी बनाई थी। और भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण शासकों ने जारी किए। तो भारत में जो सबसे अधिक सोने के शुद्ध सिक्के जारी किए वो तो कुषाण शासकों ने किए। लेकिन अगर ये पूछा जाता है कि भारत में सोने के सिक्के सबसे पहले जारी किसने किए, तो वो हिंद यूनानी शासकों ने किए। तो ये दो क्वेश्चन हमें ध्यान रखने हैं। सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए हिंदू यूनानी शासकों ने, और सबसे ज्यादा और शुद्ध सोने के सिक्के जो जारी किए थे वो किए थे कुषाण शासकों ने। रेशम मार्ग पर नियंत्रण करने वाला एकमात्र शासक कनिष्क था। कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत चलाया, जिसका उत्तराधिकारी हुविस्क था। हुविस्क की 44 स्वर्ण मुद्राएं मुनि की रेती से 1972 ईस्वी में प्राप्त हुई। कुषाण शासक वासुदेव द्वितीय की 3 स्वर्ण मुद्राएं गोविशाण टीले से प्राप्त हुई, जिन मुद्राओं में शिव व नंदी का चित्र बना था। 7 कुषाण स्वर्ण मुद्राएं खटीमा से प्राप्त हुई, जिन पर वसु नामक राजा का नाम मिलता है। कनिष्क की नाणक स्वर्ण मुद्राएं काशीपुर से प्राप्त हुई है। अगर ये क्वेश्चन आता है कि जो नाणक स्वर्ण मुद्राएं है उसका संबंध किससे है या वो कहाँ से प्राप्त हुई है, तो वो कनिष्क से संबंधित है और वो प्राप्त हुई है काशीपुर से। मोरध्वज, पांडुवाला, वीरभद्र एवं भरत मंदिर के उत्खनन से कुनिंद शासक कुषाणकालीन अवशेष की प्राप्ति हुई है। अब हम बात करेंगे उत्तराखंड का यौधेय वंश। कुषाणों को कुचलने में मुख्य भूमिका यौधेय शासकों ने। तो जो कुनिंद थे उनका जो शासन समाप्त हुआ है वहाँ पे शकों के अधिपत्य से हुआ, और उसके पास जो शकों के बाद आए वो कुषाण आए, और कुषाणों को कुचलने में जो मुख्य भूमिका निभाई वो यौधेय शासकों की रही। यौधेय कुनिंदों के समकालीन थे। इनकी मुद्राएं जौनसार, बाबर, देहरादून तथा कालू का डांडा, लैंसडाउन से प्राप्त हुई है। यौधेय शासकों के द्विव त्रिमुद्रा लेख वाले सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। यौधेय वंश की जानकारी हमें उनके द्वारा निर्मित सिक्कों से मिलती है। तो इनकी जानकारी के स्रोत भी सिक्के ही हैं जो इनके द्वारा निर्मित किए गए थे, जिनका शासन यमुना व सतलज नदी के मध्य भाग में स्थित था। यौधेयकालीन मुद्राओं में उनके अधिष्ठाता देव शूलधारी कार्तिकेय का चित्र मिलता है, और उनकी मुद्राओं से विदित होता है कि उनमें गण शासन प्रणाली विद्यमान थी। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति लेख से पता चलता है कि गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त ने यौधेय गणराज्य को विजित कर अपने अधिकार में लिया था। अगर ये क्वेश्चन आता है कि प्रयाग प्रशस्ति लेख का संबंध किससे है, तो प्रयाग प्रशस्ति लेख का संबंध गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त से है। और इसी से ये पता भी चलता है कि जो यौधेय गणराज्य को उन्होंने विजिट किया था। अब बात करेंगे युगसैल का गोत्रीय वंश। गोत्रीय वंश का काशी प्रदेश के आसपास राज्य था। गोत्रीय वंश का सबसे प्रतापी शासक शीलवर्मन था। शीलवर्मन ने देहरादून के जगत ग्राम में बाड़ावाला यज्ञ वेदिका का निर्माण कराया। यही इसमें से एक इस वंश से इम्पोर्टेंट फैक्ट जो बार बार पूछा जाता है कि बाड़ावाला यज्ञ वेदिका का निर्माण किसने कराया, तो वो कराया शीलवर्मन ने। और कहाँ पे कराया? देहरादून के जगत ग्राम में। इसने यमुना तट पर 4 अश्वमेध यज्ञ किए। शिव भवानी नामक राजा ने भी यमुना के तट पर अश्वमेध यज्ञ किया। अब आता है कुलुत वंश। कुलुत वंश कांगड़ा जिले की कुल्लू घाटी में शासन कर रहा था। कुलुत वंश की जानकारी बृहद संहिता व मुद्रा राक्षस से मिलती है। कुलुत वंश का प्रतापी शासक वीर्यस था। वीर्यस की वृत्ताकार रजत मुद्राएं मिली, और जो मुद्रा राक्षस है ये जो लिखी है ये लिखी है विशाख दत्त ने। बृहद संहिता आप लोग कमेंट करके बताएं कि बृहद संहिता किसने लिखी है, और जो मुद्रा राक्षस लिखी है वो है विशाख दत्त ने। इसको आप कमेंट करके बताएंगे कि ये किसने लिखी है। कुलुत वंश का प्रतापी शासक वीर्यस था। वीर्यस की वृत्ताकार रजत मुद्राएं मिली हैं। अब है इसमें काशीपुर गोविशाण में मित्र वंश। तो जो मित्र वंश, अगर क्वेश्चन आता है कि जो मित्र वंश था वो उसका शासन कहाँ पे चल रहा था, तो वो काशीपुर में चल रहा था। काशीपुर में 2 मित्र राजाओं के बारे में उल्लेख मिलता है, जिसमें है मात्र मित्र और पृथ्वी मित्र। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने उत्तराखंड इतिहास के बारे में पढ़ा। इसमें हमने मेनली कुनिंद वंश और उसके बाद शकों के आधिपत्य, और फिर हमने
कुषाण और योधे और फिर मित्र वंश के बारे में पढ़ा। अगर आपको हमारी वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें और एक कमेंट ज़रूर करें कि आपको वीडियो कैसी लगी और अपने सजेशंस ज़रूर दें कि आपको ये कंटेंट कैसा लग रहा है और इसमें हमें क्या करना है, क्या इसमें आप लोगों के लिए ऐड किया जा सकता है। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल देवभूमि स्टडी जंक्शन को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कि आपको डेली क्विज़ेस कराई जाएंगी, जहाँ पे आप अपनी नॉलेज को चेक कर सकते हैं कि आपको कितनी चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल देवभूमि स्टडी जंक्शन को ज्वाइन करके वहाँ पे ये पीडीएफ को भी प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल देवभूमि स्टडी जंक्शन में। तो आज है उत्तराखंड सीरीज का हमारा डे 5, जिसमें हम बीएस नेगी की बुक को कवर कर रहे हैं। तो आज इसमें हम देखेंगे उत्तराखंड इतिहास के बारे में हम इसमें देख रहे हैं। तो आज हम इसमें उत्तराखंड का कुमाऊं क्षेत्र के इतिहास के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। साथ ही अगर इससे पहले कि आपने हमारी 4 वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उन्हें देख सकते हैं और साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल देवभूमि स्टडी जंक्शन को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर डेली क्विजेस कराई जाएंगी। साथ ही आपको वहाँ पे पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज हम पढ़ेंगे उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र के बारे में। कुमाऊं क्षेत्र का प्राचीन नाम, या इसे हम प्राचीन नाम भी कह सकते हैं, प्राचीन नाम मानसखंड व कुर्मांचल था। इसको मानसखंड कहा गया है स्कंद पुराण में। स्कंद पुराण में जो है उसमें 5 खंडों का उल्लेख किया गया है: केदार खंड, मानस खंड, कश्मीर, जालंधर और नेपाल। तो उसी में से जो मानस खंड है, उस कुमाऊं क्षेत्र के लिए जो नाम प्रयुक्त किया गया है वो मानस खंड है। अगर यही हम गढ़वाल क्षेत्र की बात करेंगे तो गढ़वाल क्षेत्र के लिए जो नाम प्रयुक्त किया गया है वो है केदार खंड। पौराणिक कथाओं के अनुसार चंपावत के कांतेश्वर पर्वत पर भगवान विष्णु का कुर्मा या कच्छाप अवतार हुआ था और कांतेश्वर पर्वत के नाम पर ही उत्तराखंड के इस क्षेत्र को कुर्मांचल कहा गया। तो यहाँ पे जो इसका कुर्मांचल नाम आया वो मेनली माना जाता है कि जो चंपावत में कांतेश्वर पर्वत है उसमें भगवान विष्णु का कुर्मा अवतार, उसी के बेस पे यहाँ पे कुर्मांचल कहा गया। तो हमें यहाँ पे ध्यान रखने योग्य बात है कि जो कांतेश्वर पर्वत है वो कहाँ है, ये पूछा जा सकता है। तो वो हमारे चंपावत डिस्ट्रिक्ट में है। कुर्मांचल संस्कृत नाम आगे अ, आगे चलकर प्राकृत में कुर्मो और हिंदी में कुमाऊं हुआ। कुर्मांचल का सर्वप्रथम अभिलेखीय उल्लेख कल्याण चंद्र की चंपावत स्थित नागनाथ मंदिर शिलालेख में मिलता है। तो हमें कुर्मांचल के बारे में सबसे पहले जो जानकारी मिलती है, कल्याण चंद्र का एक शिलालेख मिला है जो चंपावत के नागनाथ मंदिर से हमें मिला है। तो वहां से हमें सबसे पहले इसके बारे में जानकारी मिलती है। कुमाऊं शब्द का प्रथम प्रयोग विक्रमचंद्र द्वारा देश्वर देव ताम्र पत्र में किया गया है। तो जो देश्वर देव का जो ताम्र पत्र है उसमें विक्रमचंद्र द्वारा सबसे पहले कुमाऊं शब्द